गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है? यस सर। ये बेटा पहला चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे थे, सॉरी दूसरे चैप्टर का, शहरी जीवन और लेखन कला। शहरी जीवन में हम जो अध्ययन कर रहे थे वो था हमारा मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में। थोड़ा बहुत जान लिया हमने मेसोपोटामिया के बारे में कि मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या है। उसके बाद में उसका जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने पिछले टॉपिक में जाना है कि जो मेसोपोटामिया का जो भौगोलिक विस्तार है वो किस प्रकार से है। मैंने आपको बताया था कि भौगोलिक रूप से 4 दिशाएं आपको बता दी थी। तो हमने देखा कि जो पूर्वोत्तर है, पूर्वोत्तर का मतलब पूर्व और उत्तर के बीच की जगह, यानी पूर्वोत्तर में ऊंचे पहाड़ है, जंगली फूल है, झरने बहते हैं। उसके बाद में उत्तर में आ जाइए, उत्तर में स्टेपी घास के मैदान है, पशुपालन किया जाता है। दक्षिण में आ जाइए, दक्षिण में है वहां का रेगिस्तान, जहां पर सबसे पहले शहरीकरण और लेखन कला का क्या हुआ था, विकास हुआ था। और वही चीज हम इस टॉपिक, इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे कि आज वर्तमान का आधुनिक जो शहरीकरण है, जो शहर बसे हुए हैं या कस्बे बसे हुए हैं, या फिर जो लिखने की कला हम कर रहे हैं, वो कहां की देन है और किस प्रकार से इस कला का विकास वहां पर हुआ। ये देखो, एक चीज याद रखना लाइफ में कि जो पहला होता है उसको हमेशा लोग याद रखते हैं, फर्स्ट। जैसे कभी ये अधिकतर पूछा जाता है कि भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है, पहला चंद्रमा पे जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है, पहला। तो मेसोपोटामिया अगर आपके इस किताब में है, मेसोपोटामिया का एक पूरा चैप्टर आपके इस किताब में है, तो ये चीज है पहली। क्यों? क्योंकि पहली ऐसी जगह मेसोपोटामिया जहां पर सबसे पहले शहरी जीवन आया और सबसे पहले लेखन कला का क्या हुआ, विकास हुआ। इसीलिए पहले को याद रखते हैं। नहीं, सभ्यता बहुत ज्यादा है, चीन की सभ्यता ले सकते हैं, हड़प्पा सिंधु सभ्यता ले सकते हैं, मिस्र की सभ्यता ले सकते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता क्यों ली? क्यों? क्योंकि इसमें हमने जानने का प्रयास किया कि अगर हम आज का जो शहरीकरण देख रहे हैं, शहर और जो लिखने की कला हम यूज में ले रहे हैं, वो सबसे पहले कहां की देन है, आपके मेसोपोटामिया की देन है। कि यानी आज का जो शहर आप देख रहे हैं वो मेसोपोटामिया की देन है, और लेखन कला जो आप लिख रहे हैं वो भी किसकी देन है, आपके मेसोपोटामिया की देन है। तो इस चीज को याद रखेंगे आप। हमने जो मेसोपोटामिया के जो भौगोलिक विस्तार था उसका अध्ययन कर लिया कि भौगोलिक रूप से कहां कहां पर मेसोपोटामिया फैला हुआ है, उत्तर में क्या है, इसके पूर्व में क्या है, इसके दक्षिण में क्या है। इंपॉर्टेंट चीज यही है कि हम इसके दक्षिणी भाग का वर्णन कर रहे हैं। दक्षिणी भाग जहां पर क्या है, दजला फरात नदियों के बीच का बना हुआ मैदान, मेसोपोटामिया। भाई मेसोपोटामिया किसका भाग है बेटा, रेगिस्तान का, बताया था मैंने कल। यस सर। रेगिस्तान का भाग है ना मेसोपोटामिया। अगर जो दजला फरात नदी अगर वहां से नहीं बहती, आप अनुमान लगाइए कि आज आप खेती करते हैं, खेती करने पानी आपको मिल रहा है, ठीक है, अगर पानी बंद हो जाए, नहरें बंद हो जाए, कुएं बंद हो जाए, तो आप वहां खेती नहीं कर सकते, बिल्कुल सूखा हो जाएगा, मरुस्थल हो जाएगा वहां, और आप भी उस जगह को छोड़कर बाहर चले जाएंगे। तो वैसा ही वहां है मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया क्या है, मरुस्थल का भाग है, लेकिन वहां उसके दोनों तरफ से कौन सी नदी बह रही है, दजला और फरात। उस नदी के बहने से क्या है कि वहां उपजाऊ मिट्टी बराबर आती रहती है। मैंने एक चीज बताई थी कि जब नदी बहती है तो अपने साथ क्या लाती है, उपजाऊ मिट्टी। उपजाऊ मिट्टी लाती है तो वो क्या है, धीरे धीरे किनारों पर उपजाऊ मिट्टी को क्या करती जाती है, जमा करती जाती है। और जब जो नदी के द्वारा बहकर लाई गई जो मिट्टी होती है वो बड़ी उपजाऊ होती है, और वो उपजाऊ किसके लिए होती है, फसल के लिए, कृषि के लिए। अब पानी आ गया, पानी आ गया तो सीधी बात है हरियाली होगी, हरियाली होगी तो खेती होगी, खेती होगी तो वृक्ष भी लगेंगे। तो कहने का मतलब आज मेसोपोटामिया भी मरुस्थल या रेगिस्तान का भाग होता अगर दजला फरात नदी वहां से नहीं गुजरती। दैट्स क्लियर बेटा? यस सर। अब एक चीज देखिए आप, मिस्र की सभ्यता है, इसको देखिए आप।
अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अफ्रीका में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। एनी कोई भी बता सकता है कौन सा मरुस्थल है वो? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल अफ्रीका महाद्वीप में है, कौन सा है? थार का मरुस्थल। हाँ बेटा, थार का मरुस्थल। आवाज थोड़ा स्पष्ट नहीं आ रही है। थार का मरुस्थल। थार तो बेटा राजस्थान में, थार का मरुस्थल तो अपने राजस्थान में पश्चिमी दिशा में। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, फिर उसके बाद तो थार का मरुस्थल ही है, लेकिन पहला पहला कौन सा है सबसे बड़ा? मैं बता देता हूं, सहारा मरुस्थल। सहारा जो है आपके अफ्रीका महाद्वीप में। अब आप देखिए मिस्र की सभ्यता का कभी हम देखेंगे पढ़ेंगे, तो मिस्र भी क्या है? मरुस्थल है, पूरी तरह से मरुस्थल है, लेकिन वहां पर आज खेती और हरियाली है। उसकी एक वजह है नील नदी। नील नदी मिस्र से होकर बहती है, और अगर मिस्र में से नील नदी नहीं बहती ना, तो मिस्र भी मरुस्थल का भाग होता। लेकिन नील नदी के बहने से वहां पर खेती, उद्योग, व्यापार, सारी चीजें हो रही है। तो वैसा ही हम यहां देख रहे हैं कि जो मेसोपोटामिया है वो भी मरुस्थल में है, लेकिन इसकी दोनों तरफ से दजला और फरात जो नदियां हैं वो बह रही है। उन नदियों की वजह से यहां पर क्या हो रही है? कृषि, सिंचाई, खेती, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य, इन सारी चीजों का क्या हो रहा है? यहां पर संचालन हो रहा है। तो ये कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया आज सुरक्षित है, मरुस्थल का भाग नहीं है। उसके पीछे क्या कारण है? दजला और फरात। फरात नदियाँ। दैट्स क्लियर? यस सर। अब आगे चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है आपके शहरीकरण का महत्व। देखिए शहरीकरण का महत्व। आज के समय में हम बात कर रहे हैं यहां पर मेसोपोटामिया की, लेकिन हम देखें कि आज के समय में जो शहरीकरण है उसका महत्व क्या है। अब शहरीकरण के महत्व को समझने के लिए हमें बहुत सी चीजें जाननी पड़ेगी कि आज के समय में शहरीकरण का क्या महत्व है। तो सीधी सी एक डेफिनेशन, एक परिभाषा है, जब किसी स्थान पर खेती के अलावा, यानी कि ऐसा स्थान जहां पर क्या हो रही है? खेती या कृषि हो रही है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब किसी स्थान पर खेती के अलावा या कृषि के अलावा अन्य जो कई आर्थिक गतिविधियां हैं उनका अगर संचालन हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है? कस्बों का निर्माण होता है, और यही कस्बे आगे जाकर क्या बन जाते हैं? शहर या नगर। याद रखेंगे, ठीक है? यानी कहने का मतलब है कि जब किसी स्थान पर खेती के अलावा, यानी खेती तो हो रही है, कृषि तो बहुत पुराना अपना धंधा है, व्यवसाय है, लेकिन ऐसे स्थान जहां पर खेती के अलावा अन्य कई प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जब संचालित होती है, तो वहां पर सबसे पहले क्या बनते हैं? कस्बे। कस्बे। कस्बे बन गए। कस्बे बनने के बाद में लोग बढ़ते जाएंगे, लोग आते जाएंगे, लोग आते जाएंगे, और कस्बा किसका रूप ले लेगा? शहर का। नगर या शहर का। इस प्रकार से क्या बन जाएंगे? आपके शहर और नगर। ऐसा ही वहां बने। जैसे कैसे बनेंगे आप देख लीजिए। आप एक उदाहरण देता हूं मैं कि हर व्यक्ति किसी ना किसी चीज के ऊपर निर्भर रहता है। शहर का एक व्यक्ति है, उसको मान सकते हैं कि हर चीज मिल रही है, बट कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है। उसे अपनी कुछ चीजों के लिए अन्य लोगों के ऊपर क्या रहना पड़ता है? आत्मनिर्भर रहना पड़ता है। पूरी तरह से संतुष्टि नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरी तरह से आत्मनिर्भर वो नहीं है। तो यहां पर अगर हम देखें शहरीकरण के महत्व को हम समझे, तो मैंने ये कह दिया कि जब किसी स्थान पर, याद रखेंगे या तो आप लिख लीजिए इस चीज को, कि जब किसी स्थान पर
खेती के अलावा, यानी खेती तो हो रही है, खेती के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियां होने लग जाती थी, तो वहां पर किसका निर्माण हो जाता था? कस्बों का। ठीक है, कस्बे बन जाते थे और वहां का जो जनसंख्या घनत्व होता था वो क्या हो जाता था? बढ़ने लग जाता था। जनसंख्या घनत्व बढ़ने लगता था। ये लीजिए, जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं बेटा? जनसंख्या घनत्व प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की प्रति इकाई संख्या। क्षेत्र में बेटा प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की औसत संख्या। तो जैसे मैंने एक चीज आपको बता दी अभी कि खेती हो रही है, उसके साथ साथ अन्य आर्थिक गतिविधियां हो गई। अन्य आर्थिक गतिविधियां जब हुई तो वहां पर लोग आकर क्या होने लग गए? बसने लग गए। बसने लगे तो वहां का जनसंख्या बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा ना, तो वहां का जनसंख्या घनत्व भी बढ़ने लग गया। और सीधी सी बात है, आर्थिक गतिविधियों से रिलेटेड मेरा एक ही चीज है, आपके व्यापार, रोजगार के अवसर, वाणिज्य, ये दो चीजें हैं, व्यापार और वाणिज्य। और उसके बाद में है आपकी कुछ सेवाएं। ये शहरों में मिलती है हमें। शहरों में व्यापार भी होता है, वाणिज्य कई क्रियाएं होती है और कुछ सेवाएं भी हमें प्राप्त होती है। सेवाओं से रिलेटेड क्या बता सकते हैं बेटा? सेवाओं से क्या तात्पर्य है यहाँ पर? रोजगार के कई अवसर मिलने। सेवाएं बेटा, सेवाएं। रोजगार तो मैंने बता दिया ना, व्यापार। नहीं पता? सेवाएं का मतलब यह है कि जैसे आप शहर में जा रहे हैं, नगर में जा रहे हैं, तो व्यापार वाणिज्य ये चीजें अलग चीजें, क्योंकि हम व्यापारी नहीं है। अगर आज हम शहर में जा रहे हैं तो हमें कुछ सेवाओं का मिलना जरूरी है। जैसे सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, पानी, बिजली, ठीक है, ये सेवाएं हैं। ये चीजें हमें मिलती है। शहरों में आप जाएंगे, शहरों में आपको पानी भी मिल जाएगा, नल आता है, ठीक है, बिजली भी बराबर 24 आवर्स आती होगी। अच्छी एजुकेशन शहरों में मिल जाती है। आप गांव में देख लीजिए, आप दूर दराज गांव में एजुकेशन की व्यवस्था ही नहीं होती, शिक्षा की व्यवस्था नहीं होती है। उसके लिए गांव के बच्चों को किसकी ओर जाना पड़ता है? शहरों की ओर जाना पड़ता है, सीधी सी बात है। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा इलाज अगर चाहिए तो गांव में क्या इलाज की अच्छी सुविधाएं हैं? नो सर, नहीं है ना। तो सेवाएं, अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो हम क्या करेंगे? शहरों की ओर रुख कर जाएंगे। तो ये होती है सेवाएं। तो शहर कैसे बसे उसका मैंने आपको बता दिया कि पहले खेती होती थी, फिर लोग वहां चले गए, खेती के साथ साथ अन्य कई कार्य करने लग गए। अन्य कार्य करने लग गए तो वहां का जनसंख्या घनत्व बढ़ने लग गया। फिर एक कस्बा बन गया, कस्बे ने किसका रूप ले लिया? नगर और शहर का। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, एक व्यक्ति है जो खेती का कार्य करता है, खेती का कार्य करता है वो, और उसने क्या किया? अपने यहाँ पर एक फैक्ट्री खोल ली। फैक्ट्री किसी भी रिलेटेड, किसी भी वर्क से रिलेटेड, चाहे पशुपालन, जो पशु का जो बाट भंडार होता है वो खोल लिया, मान लीजिए बाट बनाने का खोल लिया, या मुर्गी पालन का खोल लिया, डेयरी खोल ली। अब उसने ये चीज खोल तो ली, लेकिन उसको किसकी आवश्यकता होगी? अब श्रम की। ऐसे व्यक्ति जो उसके वहां रहकर क्या कर सके? कार्य या काम कर सके। काम किया। अब उन व्यक्तियों ने क्या किया? वो काम करने आए तो उनको लगा कि यार हम यहीं बस जाते हैं, यहीं रुक जाते हैं, तो वो क्या करेंगे? अपने परिवार को भी वहां लाकर रख लेंगे। तो वहां का जनसंख्या बढ़ा या घटा? बढ़ा। बढ़ गया ना, सीधी सी बात है। जनसंख्या घनत्व बढ़ा तो और लोग आ गए, और लोगों को रोजगार मिला तो और लोग आते चले गए, लोग आते चले गए, उनको रोजगार मिलने लग गया, सुविधाएं मिल गई और रोजगार मिल गया। इसलिए धीरे धीरे किसका निर्माण हो गया? कस्बों का। आप देखिए, एक गांव, शहर के पास का एक गांव है, ये मान लीजिए आप,
वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन लोगों ने व्यापार सेवाओं इसके लिए क्या किया, वहां जाकर वो जाकर रहने लगे। जैसे आपको मैं उदाहरण देता हूं, अपने विद्याधर नगर है, आज से काफी समय पहले वहां पर एक जंगल का हिस्सा हुआ करता था, पूरा जंगल हुआ करता था, और जहां आप रहते हैं वहां पर भी आप उदाहरण देख लीजिए, वहां पर भी आप उदाहरण देख लीजिए कि आज से कुछ साल पहले वहां कुछ भी नहीं था, लेकिन आप यहां क्यों आए, अच्छी सेवाओं के लिए, व्यापार के लिए, काम के लिए। गांव से लोग शहरों की ओर पलायन क्यों करते हैं, शहरों में क्यों जाते हैं, काम के लिए। मुझे लगता है कि मेरे बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है गांव में, उसको अच्छी शिक्षा दिलवानी है तो मैं कहां ले जाऊंगा उसको, शहर में अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दूंगा। बिजली की समस्या रहती है, बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, यार शहर में चलेंगे, वहां रहेंगे तो बच्चों को अच्छी बिजली मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य मिल जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी बीमारी से लेकर तो उसको तुरंत इलाज मिल जाएगा। दूर दराज गाँव में इस प्रकार की सुविधाएं नहीं होती। और आप इस चीज को खुद एनालिसिस कीजिए कि आप जहां रहते हैं क्या वहां पर ऐसी स्थिति पहले से ही थी, नहीं थी। पहले कम मकान हुआ करते थे, कॉलोनी नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे लोग क्या हो गए, काम के चक्कर में, व्यापार के चक्कर में धीरे धीरे आकर वहां पर बसने लग गए, और बसने के बाद में वहां क्या बन गया, एक कस्बा, कस्बा बन गया, और कस्बे ने किसका रूप ले लिया आगे चलकर, नगर या शहर का रूप ले लिया। समझ में आ गया, यस सर। ठीक है। यस अब देख लीजिए, जो शहरी अर्थव्यवस्था है, शहरी अर्थव्यवस्था में जो लोग होते हैं उनको खाद्य पदार्थों के अलावा भी अन्य चीजों पर निर्भर रहना पड़ता है, चाहे वो शहर के लोगों के ऊपर निर्भर रहे या गांव के लोगों के ऊपर निर्भर रहे। यानी कि ये कह रहा हूं मैं, यहां पर कहने का मतलब मेरा ये है कि शहर का जो व्यक्ति है वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं है, उसे अपने कार्य के लिए अन्य लोगों पर क्या रहना पड़ता है, आत्मनिर्भर रहना पड़ता है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं यहां पर, आत्मनिर्भर कैसे, भाई आप शहर में रह रहे हैं, गेहूं कहां से आएगा, अनाज कहां से आएगा, गांवों से, सीधी सी बात है, खेतों से। शहरों में तो कृषि होगी नहीं ना, जमीन ही नहीं है, जगह ही नहीं है, क्या उत्पादित करेंगे। तो शहर का व्यक्ति क्या आत्मनिर्भर है, नो सर। नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि उसको जीने के लिए, खाने के लिए अनाज की आवश्यकता है। अब शहर में अनाज उत्पादित होता नहीं है, शहर में अनाज उत्पादित नहीं है, तो उसे उन लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है जो क्या करते हैं, अनाज उत्पादित करते हैं, किसान। और किसान कहां रहता है, गांवों में। गांव में। तो गांव में उसको क्या है, उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन गांव का जो व्यक्ति है, ये कह सकते हैं कि वो किसी के ऊपर आत्मनिर्भर नहीं है। जहां तक श्योरिटी है, गांव का जो व्यक्ति है वो आत्मनिर्भर नहीं है। क्यों, क्योंकि उसको पता है उसका कार्य क्या है, खेती करना। ठीक है, मैं खेती कर रहा हूं, अनाज मैंने बो दिया, काट लिया, खा लिया, रख लिया, फिर अगले साल बो दिया, फिर काट लिया, कर लिया, तो मैं किसी के ऊपर निर्भर नहीं हूं। हो सकता है माइनर कुछ चांस में निर्भर हो, लेकिन गांव का जो व्यक्ति, जो कृषक समाज है, वो ज्यादा निर्भर नहीं है। लेकिन शहर का जो व्यक्ति है वो तो कहीं ना कहीं अन्य लोगों के ऊपर क्या रहता है, आत्मनिर्भर रहता है। जैसे दुग्ध व्यवसाय है, गांव में दूध की डेयरियां है, अब गांव से दूध की डेयरियों से सप्लाई होता है शहरों में दूध, तो वो सप्लाई किसको करते हैं, शहर के लोगों को। अब दूध नहीं आएगा तो शहर के व्यक्ति के पास दूध कहां से आएगा, आपके भी आता है, किसी के डेयरी का दूध आता है क्या बेटा, आप जवाब नहीं देंगे। नो सर। नहीं आता, आपके खुद की है क्या दुग्ध, नहीं सर। आता है ना कहीं से, यस सर। आता है तो आप, यस सर। आपके पास तो होता ही नहीं है ना, तो आप क्या है, आत्मनिर्भर नहीं है। नहीं है, किसी और व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो ना, कि वो दूध आएगा ना, वो लाके देगा, तब तो मेरे घर में चाय बनेगी, तब मैं दूध को पीऊंगा या पीऊंगी। तो कहने का मतलब, गांव और शहर की तुलना में अगर हम बात करें तो शहरीकरण का जो व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं अन्य लोगों पर, चाहे शहर का कोई लोग हो आस पड़ोस का, उसके ऊपर, या फिर जो ग्रामीण जो लोग हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं वो क्या रहता है, आत्मनिर्भर रहता है। चाहे खाद्य वस्तु से लेकर हो जाए, या व्यापार से लेकर हो जाए, या अन्य किसी चीज से भी वो निर्भर रहता है। तराना, यस सर। बेटा आवाज नहीं आ रही मेरी,
आ रही सर। हाँ, तो क्या है, आत्मनिर्भर रहना पड़ता है उसको। अब आत्मनिर्भर वो व्यापार की दृष्टि से भी रह सकता है, कैसे भी वो रह सकता है। गांव का मैंने उदाहरण आपको बता दिया कि गांव का जो व्यक्ति है वो आत्मनिर्भर नहीं है, बहुत माइनर चांसेस है जिसको आत्मनिर्भर रहना पड़ेगा। लेकिन शहर का व्यक्ति तो खाने के लिए अगर अनाज चाहिए ना तो गांव और खेतों से ही आएगा, तो उसको वहां निर्भर रहना पड़ेगा। ये उदाहरण आ गया। अब खाद्य आवश्यकता के आधार पर अन्य व्यक्ति अन्य आधार पर भी वो क्या रहता है, निर्भर रहता है, जैसे आपके व्यापार, वाणिज्य और सेवाओं में। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आपकी किताब में भी उदाहरण होगा कि कोई भी व्यापार आप कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सी चीजों का होना आवश्यक है। जैसे आपके पिताजी पता नहीं क्या क्या कार्य करते हैं, क्या कार्य करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन अगर एक व्यक्ति है, मूर्तिकार है, मूर्ति बनाने वाला एक व्यक्ति है, मूर्ति बनाने वाला, मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति वो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों के ऊपर क्या करता है, निर्भर रहता है। आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पास हर चीज है, आपको किसी ना किसी चीज के लिए अन्य व्यक्तियों के ऊपर क्या रहना पड़ेगा, निर्भर रहना पड़ेगा। अब यहां पर आपको किताब में भी एक उदाहरण है मूर्तिकार का, कि एक मूर्ति बनाने वाला व्यक्ति बहुत सी चीजों पर निर्भर रहता है। कैसे? मूर्ति बना रहे हैं, मूर्ति किसकी बनेगी? मिट्टी की। 8। अभी मूर्ति किसकी बनती है? मार्बल की, पत्थरों की। और अभी बेटा मूर्तियां जो बनती है वो किसकी बनती है? अरे पत्थरों की बनती है। पत्थर की नहीं बनती क्या? हाँ तो मूर्ति पत्थर की बनती है, लेकिन एक मूर्ति बनाने वाला उसके पास पत्थर थोड़ी है, नो सर। वो पत्थर कहीं और से मंगाएगा। मैं बता रहा हूं, देखो आत्मनिर्भर कैसे है, पत्थर मंगाएगा, अब जहां से पत्थर आएगा वो बेचारा भी आत्मनिर्भर है, वो किसी और के व्यक्ति के निर्भर है। कैसे? जिसकी पत्थर की जो खान है, खादान है, उसको मजदूरों की आवश्यकता है, मजदूर वह कार्य करेंगे तभी, मजदूर कार्य करेगा तभी वो पत्थर कटेगा, पत्थर कट के मूर्ति के लिए तैयार होगा। अब जो पत्थर काटता है उसको ऐसे तो काटेगा नहीं, उसके लिए भी उसको किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मशीनरी की। अब मूर्ति के पत्थर को काटने के लिए, यानी कि खाद्यान्नों में पत्थर को काटने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है, और बड़ी बड़ी मशीनें आएगी कहीं और से। देख लीजिए, मूर्ति बनाने वाला उसके ऊपर, उसको किन किन लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है। एक तो उसके ऊपर जहां से पत्थर आएगा, फिर पत्थर कटेगा खाद्यान्न में से, खान में से, वो पत्थर काटने के लिए मशीन, तो जो मशीन बना रहा है व्यक्ति उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ेगा कि वो मशीन बनाएगा, फिर उससे पत्थर कटेगा, पत्थर कट के वो उसके पास आएगा। अब ऐसे डायरेक्ट तो आएगा नहीं, उसके लिए उसको सबसे पहले जरूरी होने पड़ेगा यातायात, यानी कि जब तक यातायात या परिवहन नहीं होगा तब तक वो व्यापार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ऐसा तो है नहीं कि सिर पे रख के लेके आ जाएंगे। तो जो मालवाहक जो साधन होते हैं, वाहन होते हैं, उनमें वो पत्थर आएगा, फिर वो आ जाएगा, फिर उसको नक्काशी की जाएगी। अब नक्काशी तो कर दी, उसको कलर पेंट भी करना पड़ेगा, कलर की आवश्यकता पड़ गई, उसको निखारना भी पड़ेगा। तो अलग अलग कितने लोगों के ऊपर उसको क्या रहना पड़ रहा है, निर्भर रहना पड़ रहा है। और यही चीज क्या कहलाती है? आपके श्रम विभाजन। ये चीज क्या कहलाती है? आपके श्रम विभाजन। यानी कि एक पत्थर की मूर्ति बनाने वाले को कितने लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ रहा है, और इससे रिलेटेड, मूर्ति बनाने से रिलेटेड बहुत से व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। कोई मशीन बना रहा है, कोई पत्थर तोड़ रहा है, कोई यातायात से माल को ला रहा ले जा रहा है, कोई उसको निकासी कर रहा है, कोई उसके ऊपर कलर पेंट कर रहा है। तो कहने का मतलब ये हो गया यहां पर कि किसी चीज का उत्पादन करने के लिए कहीं ना कहीं अन्य व्यक्तियों के ऊपर क्या रहना पड़ता है,
आत्मनिर्भर रहना पड़ता है। आप आत्मनिर्भर हैं किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर, तब जाकर आपका कार्य होता है। आप पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते हैं, बुक्स आप पढ़ रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि बुक्स आपने बना दी या मैंने बना दी, वो बुक्स पता नहीं कहां से बन के आई है। अब जिसने बुक्स बनाई है उसको शाही की आवश्यकता होती है, तो पता नहीं शाही कहां से लाएगा वो। और जो बुक्स और जो कॉपीज है उनमें जो पेज काम में आता है, जो पेज काम में आता है, वो पेज कहां से बन के आ रहा है, पता नहीं कागज कहां से बन के आ रहा है, फिर उसके ऊपर छपाई होती है, फिर उसको बनाया जाता है। तो कहने का मतलब आत्मनिर्भर की चीज हम बात कर रहे हैं कि कोई भी बिजनेस व्यवसाय आप कर रहे हैं तो उसमें हमें अन्य लोगों के ऊपर क्या रहना पड़ता है, आत्मनिर्भर रहना पड़ता है। और किसी न किसी वस्तु पर, अन्य व्यक्तियों पर हम जब निर्भर रहते हैं तो वो चीज क्या कहलाती है, श्रम विभाजन, कार्य का बंटवारा। कोई धातु बना रहा है, कोई पत्थर को तोड़ रहा है, कोई पत्थर तोड़ने की मशीन बना रहा है, कोई यातायात के वाहन के द्वारा उस माल को लेके आ रहा है, फिर कोई उसकी नक्काशी कर रहा है मूर्ति की, कोई उसको कलर कर रहा है, कोई उसको रूप दे रहा है नया। तो कितने व्यक्तियों को काम मिल गया, काम तो एक ही है, मूर्ति बनाना, लेकिन इस मूर्ति बनाने के पीछे कितने लोगों को कार्य मिल गया, ये चीज क्या कहलाती है, श्रम विभाजन। श्रम विभाजन, यानी कि कार्य का बंटवारा। एक मूर्ति बनानी है, उस मूर्ति बनाने के पीछे कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है। और ऐसा नहीं सब लोग एक ही कार्य कर रहे हैं, नहीं, अलग अलग, कोई गाड़ी चला रहा है, पत्थर को लेके आ रहा है, कोई पत्थर को तोड़ रहा है, वो अलग तोड़ रहा है, कोई पत्थर तोड़ने की मशीन बना के पत्थर को दे रहा है, वो कर रहा है, फिर पत्थर आ गया, कोई उसको छेड़िया थोड़े से उसको सजा रहा है, वो अलग कार्य कर रहा है, फिर एक पेंटर आएगा, पेंटर उसको कलर करेगा, उसको रूप देगा नया, तो उसको भी क्या मिल गया, रोजगार मिल गया। फिर उसने वो मूर्ति बेच दी दुकानदार को कि भाई अब तू बेच, तो वो बेच कर वो मूर्ति को बेच रहा है, फिर वो बिक जाएगी मार्केट में, कोई खरीद के ले जाएगा। तो ये हो गया श्रम विभाजन, यानी कि कार्य का बंटवारा। समझ में आ गया बेटा? सर ऐसे तो गांव वाले भी कई चीजों के लिए शहरों पर आश्रित होते हैं, कैसे बेटा, बताइए आप। जैसे सीएनजी के लिए, बिजली के लिए, इनके लिए। तो बेटा हम तो श्रम विभाजन की नहीं, मैंने एक उदाहरण बताया था, किसान है, एक किसान है, किसान को सीएनजी की जरूरत कहां पड़ रही है बताइए, वो तो चूल्हा जलाता है भाई। मैंने एक उदाहरण दिया कि बहुत सी चीजों के ऊपर शहरीकरण के जो लोग हैं, शहरों में रहने वाले, वो शहर के लोगों के ऊपर भी निर्भर रहता है, और ग्रामीण जो लोग हैं, गांव के लोग, उनके ऊपर भी निर्भर रहता है। और निर्भर रहने का उदाहरण मैंने आपको बता दिया, खाद्य उत्पादन। ये मान लीजिए खाद्य उत्पादन, गांव में लोग रह रहे हैं, ठीक है, वो ज्यादा डिपेंड नहीं है, क्यों, खुद का अनाज है, खुद का खाने का है, खुद का खेत है, खुद की सिंचाई का पानी वानी सारी चीज वो यूज कर लेता है। लेकिन शहरों की बात कर रहा हूं, शहरीकरण का बता रहा हूं मैं, कि शहरीकरण ऐसे संभव नहीं है, उसे अन्य व्यक्तियों के ऊपर क्या रहना पड़ता है, निर्भर रहना पड़ता है। फिर अगला टॉपिक मैंने आपको बता दिया, श्रम विभाजन, कि कार्य का बंटवारा, कि किसी एक कार्य को करने के पीछे कितने लोगों का हाथ होता है, कितने लोग मिलकर किसी कार्य को करते हैं, वो चीज आपके कहलाती है श्रम विभाजन। और कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब देखिए, शहरी अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सामाजिक संगठन की आवश्यकता होती है। यानी कि शहरों में आप कोई भी उद्योग व्यवसाय चला रहे हैं तो उसमें आपको एक प्रकार से एक सामाजिक संगठन है उसका भी होना जरूरी है। जैसे आप कोई भी किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं, निर्माता, अब किसी चीज का निर्माण कर रहे हैं तो आपको ईंधन की आवश्यकता होती है। ईंधन यानी कि कोई भी फैक्ट्री चल रही है, कोई भी उद्योग चल रहा है, तो उसके लिए आपको ईंधन की जरूरत होती है, धातु की जरूरत होती है, पत्थर की जरूरत होती है, लकड़ी की जरूरत होती है। तो ये कई ऐसी चीजें हैं, इन चीजों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। और हर व्यक्ति इन चीजों को जुटा नहीं सकता। हो सकता है पत्थर जुटा ले, लकड़ी नहीं जुटा पाए, धातु जुटा ले, ईंधन नहीं जुटा पाए।
तो कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज का निर्माण करने के लिए हमें इन चीजों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जरूरी चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और ये सारी चीजें क्या है, अलग अलग जगह से आती है। जैसे कोई भी चीज में फैक्ट्री डाल रहा हूं, उद्योग डाल रहा हूं, उस उद्योग के लिए मुझे लकड़ी, ईंधन की जरूरत है, ईंधन मैंने मंगा लिया, कहीं से ईंधन मंगा लिया, कहीं से धातु मंगा ली, कहीं से पत्थर मंगा लिया और कहीं से लकड़ी मंगा ली। यानी कि सारी जगह, सारी जो वस्तुएं हैं वो एक जगह से नहीं आती है। किसी भी वस्तु के निर्माण के लिए जो भी चीजों की हमें आवश्यकता होती है वो क्या है, आपके अलग अलग स्थान से आती है। और अब अलग अलग स्थान से आ रही है, जिसके कारण हमें क्या करना पड़ता है, संगठित व्यापार करना पड़ेगा। संगठित व्यापार और भंडारण, भंडारण एक चीज है, भंडारण, संगठित व्यापार। देख लीजिए, आप किसी भी चीज का निर्माण आप कर रहे हैं, जैसे आपने किसी चीज के निर्माण करने की फैक्ट्री डाल ली, अब फैक्ट्री डालने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है, ऐसे तो डलेगी नहीं, सोच लिया और डल गई, बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है किसी भी उद्योग को डालने के लिए, जिसमें आपको धातु भी चाहिए, लोहा, लोहा आ गया जिसमें लोहा मेन रूप से, ईंधन चाहिए, ठीक है, लकड़ियां चाहिए और पत्थर चाहिए, क्योंकि बहुत से ऐसे रोजगार या उद्योग है जिनमें पत्थरों की आवश्यकता होती है, तो उसमें इन चीजों की आवश्यकता होती है। अब ये चीज भी है कि ये सारी चीजें एक जगह से नहीं आती, अलग अलग जगह से अपने को क्या है, व्यापार करने के लिए या किसी चीज का निर्माण करने के लिए अलग अलग जगह से अपने को इन चीजों को क्या है, मंगाना पड़ता है। अब इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, संगठित व्यापार, कि मुझे इससे भी संगठन रखना पड़ेगा जहां से ईंधन आ रहा है, क्योंकि ईंधन नहीं आएगा तो किसी चीज को तपाना है, जलाना है, गलाना है, या बिजली से रिलेटेड कोई चीज है तो वो नहीं आएगी तो मेरा उद्योग ही नहीं चलेगा। फिर धातु, लोहे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। जितने भी उद्योग व्यवसाय देख लीजिए, लोहे से बनी हुई वस्तुएं, मशीनें, हर चीज मिलेगी। तो ये अपने को मंगाना है अलग जगह से, पत्थर मंगाना है, लकड़ी मंगानी है, तो ये जो चारों चीजें हैं वो अलग अलग जगह से मंगानी है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, संगठित व्यापार, कि इन सभी से मुझे क्या करना है, संगठन बनाए रखना है, ताकि मुझे ईंधन भी मिल जाए, धातु भी मिल जाए, पत्थर भी मिल जाए और लकड़ी भी मिल जाए। फिर इसके लिए जरूरत होती है भंडारण की। जैसे आप कोयला मंगा रहे हैं बाहर से, आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोयले से चलती है मशीनें, ये मान लीजिए आप, या डीजल से चलती है, तो आप, ऐसा तो है नहीं कि आज मैंने बना लिया, आज फैक्ट्री चल गई, कल फिर मंगाऊंगा, फिर परसों मंगा लूंगा, फिर अगले दिन मंगा लूंगा, रोजाना मंगाऊंगा और खर्च कर दूंगा, नहीं। इसके लिए क्या होती है, भंडारण की आवश्यकता होती है। ऐसी जगह जहां पर अपन अपना क्या रख सके, स्टॉक। स्टॉक समझते हैं ना बेटा, भंडारण, जहां पर चीजों को क्या किया जाता है, एक साथ इकट्ठा करके रख लिया जाता है, फिर धीरे धीरे उनको क्या करते हैं, हम काम में लेते हैं। जैसे गेहूं के भंडारण होते हैं, गेहूं को एक जगह रख दिया और पूरा जितना भी गेहूं आया एक जगह रख दिया, इकट्ठा कर दिया, फिर जरूरत के हिसाब से उनको काम में लेते रहते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि अलग अलग जगह से ये वस्तुएं आती है, जिसके लिए हमें संगठित व्यापार और किसकी आवश्यकता होती है, भंडारण की आवश्यकता होती है, ठीक है। और एक चीज देख लीजिए, शहरों में जो अनाज आता है वो कहां से आता है, गांव से। यानी कि शहरों में जो अनाज आता है वो कहां से आता है, गांव से। और अन्य कई पदार्थ हैं वो कहां से आते हैं, गांव से। अब ऐसा तो है नहीं कि बाहर ही पटक देंगे, तो सिटी में, शहरों में क्या है, भंडार गृह बने हुए हैं। तो अनाज आया, उस अनाज को क्या है, पूरे अनाज को उस भंडार गृह में क्या कर दिया जाता है, सुरक्षित रख दिया जाता है, ताकि उसको अधिक लंबे समय तक कार्य या काम में ले सके। तो ये चीज हो गई आपके शहरीकरण का महत्व, ठीक है। मेरा कोई क्वेश्चन Yes, पूछ लिए, टाइम आउट होने वाला है। नो सर। लेफ्ट हो जाइए बेटा, मीटिंग से लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट हो जाइए बेटा मीटिंग से।